हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। और आज जिस टॉपिक पर हम चर्चा करने वाले हैं ना, वो आप चाहे किसी भी स्टेट के शिक्षक भर्ती परीक्षा की अगर तैयारी कर रहे हो तो उनमें समान रूप से ये टॉपिक महत्वपूर्ण है। तो वो जो टॉपिक है जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं वो है शिक्षण अभिरुचि, और इसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं उन पर हम अभी चर्चा करेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट कर लेते हैं कि अध्यापन प्रभावशाली हो सकता है यदि अध्यापक, यहाँ पे ये बात पूछी गई हमसे कि एक अध्यापक जो है उसका जो शिक्षण कार्य है वो प्रभावशाली हो सकता है यदि अध्यापक क्या करेगा कि शिक्षण वहाँ से प्रारंभ करे जहाँ से विद्यार्थी पहले से जानते हो, या फिर विषय पढ़ाने का लंबा अनुभव रखता हो, या विषय का अच्छा ज्ञाता हो, या फिर ये सभी। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि अगर एक शिक्षक को अपना शिक्षण प्रभावशाली बनाना है, उसे इस तरह से पढ़ाना है कि बच्चे जो है उसके बताए गए ज्ञान को ज़्यादा से ज़्यादा और बहुत जल्दी और बहुत जिज्ञासु तरीके से ग्रहण कर सके, तो उसे जो तरीका अपनाना वो है कि वहाँ से प्रारंभ करें जहाँ शिक्षक पहले से जानता हो, यानी कि ज्ञात से अज्ञात की ओर। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो शिक्षण विधि होती है ज्ञात से अज्ञात की ओर, उससे अगर शिक्षक प्रारंभ करता है तो उसका शिक्षण प्रभावशाली हो सकता है। तो इसका आंसर है नंबर ए। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये जो शिक्षण अभिरुचि का टॉपिक है इसमें हमारे लिए ये जो मैं कह सकती हूँ कि सबसे महत्वपूर्ण होता है कि हमें जो है सबसे पहले चारों ऑप्शन ध्यान से पढ़ने होते हैं, और फिर उस आधार पर कौन सा इसका राइट आंसर रह सकता है वो हम यहाँ पे आंसर बता देते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि छात्रों को चरित्रवान एवं अनुशासित बनाने के लिए आप क्या करोगे। क्या करेंगे कि छात्रों को इसका प्रशिक्षण दे देंगे, या फिर उन्हें अच्छे कार्य के लिए प्रोत्साहित करेंगे, स्वयं चित्रवान और अनुशासित होंगे, या फिर माता पिता को इस दिशा में प्रयत्नशील होने के लिए कहेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर छात्रों को इसका प्रशिक्षण दे देंगे या उन्हें इस चीज़ के बारे में ज्ञान दे देंगे ताकि वो भी चरित्रवान बने और अनुशासित बने और अच्छे नागरिक के रूप में अपने परिवार का, समाज का और राष्ट्र में जो है उसकी उन्नति में भागीदार बन सके। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नंबर 3, जिसमें कि यदि आपके विद्यालय के छात्र मिलजुल कर काम करने से मुंह मोड़ते हैं तो आप क्या करोगे। तो हम क्या करेंगे कि सभी शिक्षक मिलजुल कर छात्रों के संग कार्य करेंगे, या फिर मिलजुल कर कार्य करने के महत्व को समझाएंगे, या फिर इससे संबंधित उदाहरण प्रस्तुत करेंगे, या फिर इस विषय पर कोई पुस्तक लिखने को कह देंगे। तो हम जो है यहाँ पर ये देखते हैं कि हम जो मिलजुल कर कार्य करने का जो महत्व है ना उसके बारे में बच्चों को समझाएंगे, बताएंगे, ताकि वो उसके महत्व को समझे, जाने। इनकी संगठन में ही जो शक्ति होती है उस चीज़ के महत्व को बच्चे जान सके। हो गया क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि विज्ञान पढ़ने के वाले छात्रों में प्रयोग करने की क्षमता का विकास कैसे किया जा सकता है। जो छात्र विज्ञान पढ़ते हैं उनमें प्रयोग की क्षमता का जो विकास कैसे किया जा सकता है। विज्ञान एक ऐसा सब्जेक्ट है जो प्रयोग के आधार पर ही समझा जा सकता है। तो हम बच्चों को इसे किस तरह से समझाएंगे, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि बच्चों को कक्षा में प्रयोग करके दिखाएंगे, या फिर लाभ बताएंगे, या फिर प्रयोग करने का अभ्यास कराएंगे, या फिर घर से प्रयोग करके लाने का आदेश देंगे। ये भी सही नहीं है, और अभ्यास करेंगे ये भी सही नहीं है। लाभ बताने से कुछ फायदा नहीं होगा, लेकिन जब बच्चे खुद प्रयोग करके देखेंगे, शिक्षक जब उन्हें प्रयोग करके दिखाएगा या फिर बच्चे खुद प्रयोग करके देखेंगे, तो उनमें जो क्षमता है प्रयोग करने की वो ज़्यादा विकसित हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कुछ अध्यापक कक्षा में अनावश्यक व्याख्यान करते रहते हैं या व्याख्या करते रहते हैं और वही बात बार बार दोहराते रहते हैं। तो इससे क्या होता है, अगर क्लास में एक टीचर है जो एक बात को बार बार रिपीट करके सुना रहा है, उसी बात को बार बार दोहरा रहा है, तो उससे क्लास पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि इससे क्या होगा, क्लास का समय ही नष्ट होने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नंबर 6, जिसमें यह बताएगा कि यदि विद्यार्थी पाठ में रुचि न लेते प्रतीत हो तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। कि वह जब आप क्लास में पढ़ा रहे हो, मान लो एज ए टीचर आप एक क्लास में पढ़ा रहे हो और आप देखते हो कि आपके जो विद्यार्थी हैं वो आपके पढ़ाने के तरीके से रुचि नहीं ले रहे हैं, इनकी क्लास में इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं, तो आप क्या करोगे। तो आप यहाँ पे एक प्रयोग करोगे, वो क्या है कि शिक्षण विधि बदल देंगे। मान लो कि आप सीधा व्याख्यान करके बच्चों को पढ़ा रहे हैं और उन्हें ध्यान में नहीं आ रही, क्योंकि व्याख्यान से हर बच्चे नहीं समझ सकते। तो फिर आप क्या करोगे, कुछ TLM जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल होते हैं, कुछ दृश्य श्रव्य सामग्रियाँ होती हैं जिनको प्रत्यक्ष रूप से दिखा के बच्चे को समझा सकते हैं। यानी कि मेन बात यह है कि बच्चों को अगर व्याख्यान से समझ नहीं आ रही तो उन्हें कहानी के माध्यम से उनमें बच्चों को शामिल करके उनमें कुछ जिज्ञासा उत्पन्न करके शिक्षण विधि बदल के हम उन्हें समझा सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि शिक्षण कार्य में आदर्श और नैतिकता से आप क्या समझते हैं। एक शिक्षक होने के नाते
आपका जो शिक्षण कार्य है उसमें आदर्श और नैतिकता से आप क्या समझते हैं। तो यहाँ पे हम बताएंगे अच्छी शिक्षण व्यवस्था, या फिर शिक्षक और छात्रों में आदर्श और नैतिकता का बोधगम्य, या फिर शिक्षक का शिक्षण कार्य में नैतिकता का समावेश, या शिक्षा को आदर्श और नैतिकता से जोड़ना। तो शिक्षण कार्य में आदर्श और नैतिकता से हम समझते हैं कि यहाँ पे जो शिक्षा है उसको आदर्श और नैतिकता से जोड़ा जाए। तो क्या है, यहाँ पे शिक्षण व्यवस्था में जो है आदर्श और नैतिकता का भाव निहित होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि सफल अधिगम के लिए आवश्यक है कि छात्रों के मानसिक स्तर और रुचि को ध्यान में रखकर पढ़ाया जाए। ठीक है। अध्यापक बीच बीच में छात्रों का मनोरंजन भी करता रहे। ठीक है। अध्यापक को विषय पर पूर्ण अधिकार हो। ठीक है। अब यहाँ पे हम सभी नहीं कह सकते, क्योंकि सफल शिक्षण के लिए पूछा, सफल अधिगम के लिए पूछा। अगर शिक्षक को विषय पर अधिकार है तो ये इसमें खास बात नहीं हो सकती। यहाँ पे हम देखेंगे कि छात्रों के मानसिक स्तर और रुचि को ध्यान में रखकर अगर पढ़ाएगा, यानी कि छात्रों का जो व्यक्तिगत विभिन्नता का स्तर है उसको ध्यान में रखा अगर शिक्षक पढ़ाएगा तो ही एक सफल अधिगम शिक्षक जो है करवा पाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे कि जिन छात्रों के माँ बाप नहीं होते तो आप क्या करोगे। ये देखो आसान सा क्वेश्चन है, इसे पढ़ने से हम समझेंगे कि उनकी मदद के लिए प्रिंसिपल से सिफारिश करोगे, सहानुभूति दोगे, या कक्षा में आगे बैठाओगे, या फिर माँ बाप की तरह प्यार दोगे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि उनकी मदद के लिए अगर कुछ मदद हो सकती है तो अपने स्तर से या फिर प्रिंसिपल से भी बात करके उनकी मदद करने के लिए कुछ हम कोशिश करेंगे। नेक्स्ट है कि शिक्षक विद्यार्थियों को मानसिक तनाव से बचा सकते हैं यदि वह उनकी समस्याओं को देखते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि शिक्षक जो है छात्रों की कौन सी समस्याओं को देखकर उन्हें मानसिक तनाव से बचा सकते हैं। क्या छात्रों का आलोचनात्मक दृष्टिकोण देखेगा, या वृत्तिक दृष्टिकोण देखेगा, या मानवीय धारणा से उन्हें देखेगा, या फिर नैतिक धारणा से देखेगा। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि अगर नैतिक धारणा से देखेगा तो उनको मानसिक तनाव से बचाया जा सकता है। नेक्स्ट है कि छोटे बच्चे लंबे और कठिन शब्दों का सही उच्चारण नहीं कर पाते हैं तो आप क्या उपाय करोगे। तो हम यहाँ पे उपाय करेंगे, ऐसे शब्दों को बार बार बुलवाएंगे, ऐसे शब्दों को पहले खंडों में बांट कर बुलवाएंगे, और मिलते जुलते उच्चारण वाले ऐसे शब्दों का भी सहारा लेंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ऐसे शब्दों को अगर हम बार बार बुलवाएंगे, उच्चारण करवाएंगे बार बार उन बच्चों से, तो वो क्या है, अच्छे से उनका उच्चारण कर पाएंगे। नेक्स्ट है कि आपको एक विचार गोष्ठी में जाना है और कक्षा में महत्वपूर्ण पाठ का अध्यापन भी करवाना है। तो आप क्या करोगे, यानी कि जो द्वंद्व होता है क्या करूं क्या नहीं करूं, वो समस्या यहाँ पे आपके सामने आ जाती है कि एक विचार गोष्ठी है, वहां पर भी आपको जाना है और क्लास में थाने पढ़ाना भी है, तो आप क्या करोगे। इन ऑप्शन को पढ़ने के बाद हम समझेंगे कि विचार गोष्ठी में नहीं जाएंगे, किसी सहयोगी को पढ़ाने के लिए कह देंगे, या फिर विचार गोष्ठी के उपरांत बाद में आकर अतिरिक्त समय में छात्रों को पढ़ाएंगे, या फिर विद्यालय से अवकाश ले लेंगे। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि भाई विद्यालयों में अवकाश लेना ठीक होनी, बाद में समय में पढ़ाना वो भी ठीक होनी, क्योंकि वो जो टाइम है वो बच्चा को खराब हो जाएगा। सहयोगी ने भी कहना को कोई फायदा को नहीं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि विचार गोष्ठी में जाएंगे नहीं, क्योंकि महत्वपूर्ण पाठ है जो आपको पढ़ाना है, तो ये जो है बच्चों के भविष्य का सवाल है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे विचार गोष्ठी में जाने की कैंसिल कर देंगे। नेक्स्ट है कि बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ क्या है। बाल केंद्रित शिक्षा क्या होती है, जिसमें बच्चों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं, उनकी अभिव्यक्ति, उनकी जो भावनाएं हैं, उनकी जो भी विचार है, उनको सहज रूप से प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता होना, ताकि बच्चे जो है अपने स्तर पर सीख सकें। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र जो है बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देता है। तो ये यहाँ पे इसका राइट आंसर रहता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि बच्चों को कहानी सुनाकर पढ़ाना चाहिए। आपका क्या विचार है कि कहानी बच्चों के मस्तिष्क को केंद्रित करती है, कहानी से शिक्षण कार्य नियंत्रित होता है, कहानी बच्चों को सिखाने से अधिक सक्षम क्रियाकलाप है, और कहानी विषय को रोचक बनाती है। तो हम यहाँ पे देखेंगे अगर बच्चों को कहानी हम पढ़कर सुनाएंगे तो उससे बच्चों के मस्तिष्क जो है उसको केंद्रित करेंगे। यहाँ पे बता रहा है कि कहानी सुनाकर पढ़ाना चाहिए, पहले कहानी सुना दो और फिर बच्चा ने बिंग बारे में पढ़ा दो। तो क्योंकि बच्चा को जो मस्तिष्क है वो भी चीज पर केंद्रित हो जाएगा, ताकि वो फिर आगे और जानने की जिज्ञासु हो जाएगा, तो वो एक केंद्रित माइंड भी चीज ने सुनेगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न यहाँ पे पूछा गया कौन सा है। तो यहाँ पे हम देखते हैं निम्नात्मक ऑब्जेक्टिव नहीं है, लघु उत्तरीय भी ऑब्जेक्टिव नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लिख के दिया जा रहा है, जहाँ पे ऑप्शन होते हैं वो ऑब्जेक्टिव होता है। मुक्त उत्तर वाला ये भी ऑब्जेक्टिव नहीं है। सत्य असत्य ये जो होते हैं वो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव होते हैं। ऑब्जेक्टिव में जैसे कि वो जैसे कि ए ब शब्द है वो चूज करने हो गए,
और फिल इन द ब्लैंक्स हो गया, सत्य सत्य हो गया, ये सारे उसमें आते हैं। नेक्स्ट है कि अध्यापकों को नियमित रूप से समाचार पत्र और पत्रिकाएं पढ़नी चाहिए, जिससे वे अध्यापकों को क्यों पढ़नी चाहिए, यहाँ पे पूछ रहा है कि नियमित रूप से समाचार पत्र और पत्रिकाएं पढ़नी चाहिए। तो क्या अगर वो रोजाना समाचार पत्र और पत्रिकाएं पढ़ेगा तो उनसे अध्यापकों का क्या रहने वाला है कि ज्ञान में वृद्धि कर सकेंगे, अध्यापक जो है उससे ज्ञान में वृद्धि कर सकेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं, यहाँ पे देखो अध्यापकों को अगर नियमित रूप से समाचार पत्रों और पत्रिकाएं पढ़नी है, नियमित रूप से पढ़ेगा तो सामयिक ज्ञान भी दे सकेगा, क्योंकि जो हर दिन के है वो समाचार भी, जो दिन के जो समाचार होते हैं, आज की ताज़ा खबरें क्या है वो बच्चों को बता सकेगा और अपने ज्ञान में भी वृद्धि कर सकेगा। तो यहाँ पे जो है इसका आंसर रहता है कि अपने ज्ञान में वृद्धि करेगा, और उसके ज्ञान में वृद्धि होगी तभी वो छात्रों को जो है सामयिक जो विषय उन पर जानकारी दे सकेगा। नेक्स्ट है कि 3 या 4 वर्ष के बालक के लिए उचित दंड हो सकता है। यहाँ पे आप पढ़ के ऑप्शन देखो कौन सा राइट हो सकता है कि उसे दंडे से भयभीत कर देंगे। 3 या 4 वर्ष का बालक है उसके लिए पूछ रहा है, या फिर उसे माता की उपेक्षा का भय दिखाएंगे, या पिता की उपेक्षा का भय दिखाएंगे, या फिर कक्षा में खड़ा कर देंगे। तो 3-4 वर्ष के बालक को जो है हम क्या करेंगे, कक्षा में खड़ा करना उचित नहीं है, माता पिता का भय भी उचित नहीं है, तो हम क्या करेंगे, उसे सिर्फ भयभीत कर देंगे, यानी कि सिर्फ एक बार भय दिखा देंगे, जिससे बच्चे के मन में थोड़ा सा भय बना रहेगा और वो क्या उदंडता नहीं करेगा, अनुशासन में रहेगा, और मारना पीटना नहीं, उसे ना ही धमकाना है। नेक्स्ट है कि प्रतिभाशाली बालक वह होता है जो, प्रतिभाशाली बालक जो होता है सामान्य बालकों से भिन्न होता है। ठीक है, प्रतिभाशाली बालक वे होते हैं जो सामान्य बुद्धि के जो बालक है उनसे भिन्न होता है, उससे हाई लेवल की जो है वो एबिलिटी रखता है। नेक्स्ट है अध्यापक को अपनी जानकारी नवीनतम बनाने के लिए क्या करना चाहिए, दैनिक समाचार पत्रों की नियमित पढ़ना चाहिए, शैक्षिक गोष्ठियों में भाग लेना चाहिए, विषय से संबंधित नवीन साहित्य का अध्ययन करना चाहिए। यहाँ पे ये जो प्रश्न है इसको ध्यान से पढ़ो आप। इसमें ये पूछ रहा है कि अपनी जानकारी को नवीनतम बनाने के लिए, बिल्कुल नया बनाने के लिए क्या करेगा, वो दैनिक समाचार पत्रों को नियमित रूप से पढ़ेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि सफल समावेशन को निम्नलिखित की आवश्यकता होती है सिवाय, ये प्रश्न पूछ रहा है कि सफल समावेशन में कौन कौन सी चीजें होती है, और एक चीज इनमें से ऑप्शन में ये वो है जो इसमें नहीं हो सकती। तो सफल समावेशन में हम देखते हैं, एक तो होता है क्या पृथक्करण इसमें शामिल होता है, अभिभावकों की भागीदारी भी शामिल होती है, क्षमता संवर्धन होता है, या फिर संवेदनशील बनना शामिल होता है। तो सफल समावेशन मतलब इस प्रकार का कक्ष का माहौल बनना जिसमें बच्चे आपस में चर्चा कर सकें, बच्चे शिक्षक से भी चर्चा कर सकें, जो भी टॉपिक हो उन पर जो है बिल्कुल मतलब कह सकते हैं कि अपनी भावनाएं हैं, अपनी अभिव्यक्ति उनको सफल तरीके से वो व्यक्त कर सके। तो यहाँ पे हम कहते हैं पृथक्करण, चाहे वो बच्चा होशियार हो या फिर मतलब कम लेवल का हो, तो उन सारों का जो है यहाँ पे हम पृथक्करण नहीं कर सकते। उनमें अभिभावकों की भी भागीदारी होनी चाहिए कि बच्चों की रिपोर्ट हम अभिभावकों को दें, और क्षमता संवर्धन यानी कि बच्चे ने जितना भी कार्य किया उसको सपोर्ट करना, उसके और अच्छे से अच्छा करने के लिए उसे प्रोत्साहित करना, और संवेदनशील बनना, ये शिक्षक का महत्वपूर्ण गुण होता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं इसमें पृथक्करण शामिल नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि नीचे अच्छे शिक्षण की कुछ विशेषताएं दी गई हैं, इनमें से कौन सी गलत है। अच्छे शिक्षण की विशेषताएं बताइए कि एक अध्यापक जब अच्छा शिक्षण करवा रहा है तो उसमें कौन कौन सी विशेषताएं होती है। कि अच्छा शिक्षण आदेशात्मक होता है, ध्यान से पढ़िएगा ऑप्शन। अच्छा शिक्षण पथ प्रदर्शक होता है, अच्छा शिक्षण सुनियोजित होता है, और अच्छा शिक्षण प्रेरणादायक होता है। तो इन ऑप्शंस को पढ़ने के बाद हम कह सकते हैं कि अच्छा शिक्षण प्रेरणादायक होता है, ठीक है, मोटिवेट करना चाहिए। सुनियोजित होता है, ठीक है, सुनियोजित तरीके से कोई भी जो पाठ है, कोई भी लेसन है, या फिर कोई भी जो आप टॉपिक पढ़ा रहे हैं अच्छे से पढ़ाना चाहिए बच्चों को। पथ प्रदर्शक होना चाहिए, यानी कि वो अगर भविष्य में भी उनके सामने वो टॉपिक आ जाए, फिर ऐसी समस्या है जो, तो वो पथ प्रदर्शन करने में सहायक हो सके। और आदेशात्मक, देखो शिक्षण कार्य में सिर्फ आदेश से बात नहीं चलती है, तो यहाँ पे जो है आदेशात्मक का जो भाव है वो स्पष्ट रूप से नहीं रहता है। नेक्स्ट है कि आप विद्यालय के प्रधानाचार्य हैं, ठीक है, कुछ साथी आपकी दबी जुबान से आलोचना करते हैं तो आप क्या करोगे। आपके कुछ साथी हैं एज ए प्रधानाध्यापक प्रधानाचार्य की आपकी कुछ दबी जुबान है, आवाज़ है जिसका आलोचना करते हो तो आप क्या करोगे। क्या आत्मनिरीक्षण करोगे, आलोचना करने वालों के खिलाफ कार्यवाही कर दोगे, या फिर अपने कुछ साथियों की से खिलाफत करने वालों को जवाब देने को कहेंगे,
या फिर चुपचाप अपना कार्य करेंगे। तो यहाँ पे देखो ये तीनों ऑप्शन जो है काम करेंगे चुपचाप बल्कि ध्यान नहीं देंगे, यहाँ पे सही नहीं होगा। खिलाफत करने वालों को जवाब देंगे, ये भी सही नहीं है। आलोचना करने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर देंगे, ये भी सही नहीं है। आत्मनिरीक्षण यानी कि जो होता है ना सेल्फ इंट्रोडक्शन, खुद के बारे में चिंतन मनन करना, खुद अपने बारे में सोचना, तो यहाँ पे आत्मनिरीक्षण करने से जो है हम बेटर तरीके से उस आलोचना से छुटकारा पा सकते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि समावेशी शिक्षा में शिक्षक की सबसे कम महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है। समावेशी शिक्षा जिसमें सभी तरह के बच्चे जो हैं मिलकर पढ़ते हैं, चाहे वो लाभान्वित क्षेत्र के बच्चे हों, चाहे वंचित क्षेत्र के बच्चे हों, या फिर चाहे वो बहुत होशियार बच्चे हों या फिर मिडिल स्तर के बच्चे हों, सभी जो है एक क्लास में साथ बैठकर संयोजित रूप से शिक्षा ग्रहण करते हैं। तो इसमें कम महत्वपूर्ण विशेषता क्या है कि बच्चों के प्रति संवेदनशील। नंबर 2 कह रहा है कि विद्यार्थियों के प्रति लगाव और धैर्य। नंबर 3 कह रहा है कि विद्यार्थियों की अक्षमताओं का ज्ञान। नंबर 4 है कि शिक्षक का आर्थिक सामाजिक स्तर। यहाँ पे देखो बच्चों के प्रति संवेदनशील होना बहुत जरूरी है। अगर विद्यार्थियों के प्रति लगाव और धैर्य है, संवेदनशीलता है, तो एक शिक्षक जो है बहुत अच्छे तरीके से बच्चों को समझा सकता है। और अक्षमताओं का ज्ञान, हाँ विद्यार्थियों की कमजोरियां हैं उनका एक शिक्षक को ज्ञान होना जरूरी है, ताकि वो आगे से किस तरीके से बच्चों को अच्छे से पढ़ाए, ताकि उन्हें अच्छे से समझ आ जाए और उनकी जो कमजोरियां रह रही हैं उनमें सुधार हो सके। तो यहाँ पे शिक्षक का जो आर्थिक और सामाजिक स्तर है वो मैटर नहीं करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पूर्ण अनुशासित कक्षा की पहचान क्या है। आप कैसे कह सकते हो कि ये क्लास जो पूर्ण अनुशासित है। तो देखते हैं कि छात्रों की पठन पाठन प्रक्रिया में पूर्ण रुचि और शांतिपूर्ण भागीदारी, कक्षा में छात्रों का अपने कर्मों में लगा होना, कक्षा में पूर्ण खामोशी होना और कोई नहीं, ये भी सही नहीं है। खामोशी होना और कार्य में लगे रहना, ये भी सही नहीं है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि छात्रों की जो पठन पाठन प्रक्रिया है उसमें पूर्ण रुचि रहना। अगर छात्र जो है पूरी रुचि के साथ अपने जो अध्ययन में लगे रहते हैं, पढ़ने में लगे रहते हैं, तो वहाँ पर जो है शांतिपूर्ण भागीदारी तो निहित है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि पूर्ण अनुशासित कक्षा का ये उदाहरण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि शिशु शिक्षा के संबंध में आपकी क्या राय है। शिशु शिक्षा यानी कि जो प्री प्राइमरी स्कूल के बच्चे होते हैं, नर्सरी हम जिसे कहते हैं, LKG UKG, जिसे ये जो है इन सारों के बारे में ये पूछी गई है कि आपकी क्या राय है कि स्त्रियां ही शिशुओं की अच्छी शिक्षक हो सकती हैं। शिशु शिक्षा के लिए मनोवैज्ञानिक पद्धति उपयुक्त है। शिशु शिक्षा छात्रावास में उत्तम होगी या फिर शिशु शिक्षा की जिम्मेदारी माँ के ऊपर होनी चाहिए, ये भी सही नहीं है, ये भी सही नहीं है। छात्रावास की जरूरत नहीं है, मनोवैज्ञानिक पद्धति भी जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो महिलाएं होती हैं वो शिशुओं की अच्छे शिक्षक होकर उन्हें अच्छे से ज्ञान दे सकती है। वो उन्हें स्नेह से प्यार से समझाएगी और उन्हें पढ़ने लिखने का तरीका सिखाएगी। तो ये यहाँ पे राइट रहता है। तो ये थे आज की क्लास के 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। उम्मीद है थाने बहुत अच्छे तरीके से समझ में भी आया है। और अगर थे आज तक चैनल सब्सक्राइब ना करे तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए इस क्लास को, ताकि जो भी स्टूडेंट्स हैं वो उनको जो है फ़ायदा मिल सके। और लाइक ज़रूर कर दिया। तो ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।